एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बैंकिंग अवेयरनेस में टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे, भारत में बैंकिंग के प्रकार। बैंकिंग के विभिन्न प्रकार इस प्रकार हैं। नंबर 1 है पैरा बैंकिंग, नंबर 2 नैरो बैंकिंग, नंबर 3 ऑफशोर बैंकिंग, नंबर 4 ग्रीन बैंकिंग, नंबर 5 रिटेल बैंकिंग, नंबर 6 होलसेल बैंकिंग, नंबर 7 यूनिवर्सल बैंकिंग, नंबर 8 इस्लामिक बैंकिंग, नंबर 9 मर्चेंट बैंकिंग। नंबर 1 है पैरा बैंकिंग। बैंक विभागीय रूप से या सहायक कंपनियों की स्थापना के द्वारा कुछ निश्चित पात्र वित्तीय सेवाओं अर्थात पैरा बैंकिंग गतिविधियों को आरंभ कर सकते हैं। बैंक आरबीआई के पूर्व अनुमोदन के साथ व्यवसाय के प्रकार शुरू करने के लिए एक सहायक कंपनी बना सकते हैं, जो कि किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा शुरू करने की अनुमति से अन्यथा है। सहायक कंपनियां, विभिन्न पैरा बैंकिंग गतिविधियां। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 19(a) के प्रावधानों के तहत बैंक बैंकिंग व्यवसाय के प्रकारों को आरंभ करने के लिए सहायक कंपनियां बना सकते हैं। एक सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए एक बैंक को आरबीआई की पूर्व स्वीकृति लेनी होती है। आरबीआई उपकरण पट्टे पर देने, किराया, खरीद, व्यवसाय शुरू करने और फैक्टरिंग सेवाओं को शुरू करने के लिए सहायक कंपनियां बना सकते हैं। बैंक स्वयं भी उपकरण पट्टे पर देने, किराया, खरीद, व्यवसाय शुरू करने और फैक्टरिंग सेवाओं को शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड व्यवसाय, क्रेडिट और स्मार्ट डेबिट कार्ड व्यवसाय, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड MMFS आरबीआई से अनुमोदन के बाद बैंक इसे स्थापित कर सकते हैं। बीमा व्यवसाय में बैंकों का प्रवेश, कॉरपोरेट शेयरों और ऋण पत्रों का नामांकन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बॉन्ड का नामांकन। आरबीआई ने देखा कि कुछ बैंक उनकी सहायक कंपनियां सेफ्टी नेट स्कीम के नाम से खरीद वापसी सुविधाएं प्रदान कर रहे थे। ऐसी योजनाओं के तहत प्रचलित बाजार मूल्य के बावजूद जारी करते समय निर्धारित किए गए मूल्य पर निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी समय मूल निवेशकों से संबंधित प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए प्रतिबद्धताओं के माध्यम से बड़े जोखिम होते हैं। अब इसको शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे। पैरा बैंकिंग, एक बैंक अपनी ब्रांचों में सामान्य बैंकिंग सुविधा के अलावा जो अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है वह सारी गतिविधियां पैरा बैंकिंग के अंतर्गत आती हैं। अब पढ़ेंगे नैरो बैंकिंग। नैरो बैंक सुरक्षित बैंक हैं। उधार न देकर और सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए अपनी जमा राशि का उपयोग करके वे वस्तुतः कोई क्रेडिट जोखिम नहीं उठाते हैं। नैरो बैंक अर्थात वे बैंक जो केवल जोखिम रहित प्रतिभूतियों में धन रखते हैं। इसके पीछे मुख्य सोच यह है कि चूंकि उनका निवेश मुख्य रूप से जोखिम रहित प्रतिभूतियों में है, इसलिए वे असफल नहीं होंगे। तारपोर समिति ने कमजोर बैंकों को नैरो बैंकों में बदलने की सिफारिश की। समिति ने प्रस्ताव दिया कि इन नैरो बैंकों के वृद्धिशील संसाधनों को केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश तक सीमित रखा जाना चाहिए। ऑफशोर बैंकिंग। ऑफशोर बैंकिंग का अर्थ है बैंक की एक शाखा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के 10 की धारा 23 के उपखंड 1 के तहत जारी प्राधिकरण है। एक ऑफशोर बैंकिंग इकाई OBU वित्तीय सेवा इकाई है। आमतौर पर एक नॉन रेजिडेंट बैंक की एक शाखा या सहायक कंपनी है जो नॉन रेजिडेंट उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। भारत में ये विशेष आर्थिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बैंकिंग इकाई OBU सेवा इकाई है, वित्तीय सेवा इकाई है। ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों को विदेशी बैंकों से कुछ ऑनशोर बैंकों से जो जमाओं की अनुमति देते हैं और अन्य ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों से जमा स्वीकार करने की अनुमति है तथा OBU नॉन रेजिडेंट कंपनियों को भी ऋण दे सकते हैं। वे खुद व्यापार नहीं करते हैं, लेकिन आमतौर पर होलसेल बैंकिंग सेवाएं, परियोजना वित्त पोषण, सिंडिकेट ऋण, अल्पकालिक और मध्यम अवधि के उपकरण आदि प्रदान करते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे।
नैरो बैंकिंग, जब बैंकिंग जोखिम से बचने के लिए बाजार में निवेश करने के बजाय सरकारी प्रतिभूतियों में अपने पैसे का निवेश करते हैं। अब पढ़ेंगे ग्रीन बैंक के बारे में। ग्रीन बैंक की अवधारणा उभरी है और सतत विकास चिंताओं को दूर करने एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। ग्रीन बैंकिंग के दो आयाम हैं। एक, जिस तरह से बैंकिंग व्यवसाय किया जा रहा है यह पेपरलेस है या नहीं। दूसरा आयाम है कि बैंक अपना पैसा कहाँ लगाता है। ग्रीन बैंकिंग पर्यावरण अनुकूल परिवेश को प्रोत्साहित करने और उन उद्योगों को ऋण देने जो पहले से ही ग्रीन हो चुके हैं या ग्रीन होने की कोशिश कर रहे हैं के लिए बैंकों पर जोर डालती है, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण के पुनः निर्माण में मदद मिलती है। ग्रीन बैंकिंग आमतौर पर संदर्भित करती है कि बैंक कितना पर्यावरण अनुकूल है तथा बैंक ग्रीन और नैतिक नीतियों के लिए कैसे प्रतिबद्ध है। अंत में कहा जा सकता है कि ग्रीन बैंकिंग की अवधारणा बैंकों, उद्योगों और अर्थव्यवस्था के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद होगी। तो इसको हम शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे। पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनी बैंकिंग गतिविधियों से अपने कार्बन पदचिह्न को कम करना, ये इसके कार्य हैं। अब पढ़ेंगे रिटेल बैंकिंग के बारे में। रिटेल बैंकिंग से तात्पर्य बैलेंस शीट की देनदारियों और परिसंपत्तियों दोनों पक्षों पर व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ वाणिज्यिक बैंकों के लेन देन से है। देनदारियों वाले पक्ष में निश्चित चालू बचत खाते और परिसंपत्तियों वाले पक्ष में बंधक ऋण जैसे व्यक्तिगत, आवास, ऑटो और शैक्षणिक बैंकों द्वारा पेश किए गए महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। संबंधित अनुषंगी सेवाओं में क्रेडिट कार्ड या डिपॉजिटरी सेवाएं शामिल हैं। रिटेल बैंकिंग क्षेत्र को 3 मूल विशेषताओं द्वारा वर्णित किया गया है। नंबर 1 है विभिन्न उत्पाद। इसमें आएंगे जमा, क्रेडिट कार्ड, बीमा, निवेश और प्रतिभूतियां। नंबर 2 है वितरण के विभिन्न चैनल, कॉल सेंटर, शाखा, इंटरनेट और कियोस्क। और नंबर 3 है विभिन्न ग्राहक समूह, उपभोक्ता, लघु व्यवसाय और कॉरपोरेट। होलसेल बैंकिंग व्यापारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के बीच बैंकिंग सेवाओं को संदर्भित करती है। इसमें बैंक बड़े क्लाइंट्स जैसे बड़े कॉरपोरेशन और अन्य बैंकों के साथ लेन देन करते हैं। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों, घरेलू व्यापार और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र सहित औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थाओं, विशेषकर कॉरपोरेट और ट्रेडिंग हाउस के साथ बैंकिंग व्यवसाय करने को दर्शाते हैं। इसे कॉरपोरेट बैंकिंग भी कहा जाता है। यह अन्य बैंकों, बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों, यहाँ तक कि सरकारी एजेंसियों को धन उधार देने या उनसे उधार लेने को दर्शाती है। यह कॉरपोरेट अर्थात कंपनियों, फर्मों, प्रोप्राइटरशिप चिंताओं, सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों, समाजों, ट्रस्टों और क्लबों पर केंद्रित है। यूनिवर्सल बैंकिंग एक बहुउद्देशीय और बहुआयामी वित्तीय सुपरमार्केट है। एक कंपनी जो वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करती है, जैसे स्टॉक, बीमा और रियल एस्टेट ब्रोकरेज, जो एक ही स्थान के माध्यम से बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। विश्व बैंक के अनुसार यूनिवर्सल बैंकिंग में बड़े बैंक शाखाओं का व्यापार नेटवर्क संचालित करते हैं, अलग अलग सेवाएं प्रदान करते हैं, फर्मों पर कई दावे करते हैं और कंपनियों के कॉरपोरेट प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं, जो बैंकों पर धन के लिए ग्राहक के रूप में भरोसा करती है। यूनिवर्सल बैंकिंग जो विकसित देशों में लोकप्रिय है, सभी वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए वन स्टॉप शॉपिंग प्रदान करती है। वाणिज्यिक बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, विकास बैंकिंग और बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला ग्राहकों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध होती हैं। बचत खाते, जमा, प्रमाण पत्र, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट और ऋण जैसे निवेश उत्पाद ग्राहक की पहुंच के भीतर हैं। इस्लामिक बैंकिंग
इस्लामिक या शरिया बैंकिंग एक वित्त प्रणाली है जो ब्याज नहीं लेने के सिद्धांतों पर आधारित है, जो इस्लाम के तहत निषिद्ध है। इस्लामिक बैंकिंग शरीयत के अनुसार एक बैंकिंग प्रणाली है। इस्लाम में धन का कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, इसलिए धन को लाभ पर नहीं बेचा जा सकता और इसे केवल शरीयत के अनुसार उपयोग करने की अनुमति है। इस्लामिक कानून या शरीयत विशिष्ट समयावधि के लिए धन, जिसे रिबा कहते हैं, को किराए पर देने के लिए किसी भी शुल्क पर प्रतिबंध लगाता है। मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग बैंकिंग और कंसल्टेंसी सेवाओं का एक संयोजन है। यह वित्तीय, विपणन, प्रबंधकीय और कानूनी मामलों के लिए अपने ग्राहकों को परामर्श प्रदान करती है। परामर्श का अर्थ है शुल्क के लिए सलाह, मार्गदर्शन और सेवा प्रदान करना। भारत में वित्त मंत्रालय मर्चेंट बैंकर को निम्नस्थ व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समस्या प्रबंधन के व्यवसाय में व्यस्त है या तो बिक्री खरीद के संदर्भ में व्यवसाय करके या समस्या प्रबंधन के ऐसे मुद्दे के संबंध में प्रबंधक, परामर्शदाता, सलाहकार के रूप में प्रतिभूतियों को सब्सक्राइब करके। सामान्य तौर पर वाणिज्यिक बैंक ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं जो कॉरपोरेट हाउस की वित्तीय सेवाएं, समाधान और सलाह देते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.